IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर 2024 को देखेंगे, जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर की 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लास आपको बता दिया, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख करके वहाँ से आप कर सकते हैं और लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। करंट अफेयर के करंट अफेयर की पहली न्यूज है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ये समिति कब बनाई गई थी, ये हमें देखना है। याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर दिया है। तो इसके जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में प्री में भी और मेंस में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, वन नेशन वन जो इलेक्शन है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और उसमें टोटल 8 सदस्य हैं। तो ये 8 सदस्य कौन कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 8 सदस्य में याद रखिएगा, उनके नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये समिति कब बनाई गई थी, तो 2 सितंबर 2023 को आपसे ये पूछा जाएगा कि जो समिति बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, उस समिति का गठन कब किया गया था। तो 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पूर्व जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने ही जो है पूरे देश का दौरा किया, अलग अलग विधानसभाओं से सदस्यों से पूछा, बहुत सारे कानूनविदों से पूछा गया। उसमें सबसे पूछने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया और जो ये प्रस्ताव पेश किया गया, इसके आधार पे अब संविधान में कौन कौन सा संशोधन होगा, इसी सब के बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो उस स्तरीय समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ये समिति कब बनाई गई थी, 2 सितंबर 2023 को। कितने सदस्य हैं इसमें, तो 8 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। आपको ये याद रखना है। इसमें 8 सदस्य कौन कौन लोग हैं, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। तो जो 15वां वित्त आयोग बनाया गया था उसके जो है एन.के. सिंह अध्यक्ष थे, इनको शामिल किया गया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप को, क्योंकि सुभाष कश्यप जो है संविधान के बहुत बड़े विद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को शामिल किया गया था। संजय कोठारी को, जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग इनको बनाया गया था, इनको शामिल किया गया था। अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया, जो ये मंत्री हैं, ये विशेष आमंत्रित सदस्य थे। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है एक सचिव के पोस्ट भी इसमें थी, जो है निकेत चंद्र, जो है ये सचिव थे भारत सरकार के विधि और कार्य विभाग के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। तो 8 सदस्य इसमें थे जिन्होंने इस समिति के रूप में काम किया और ये रिपोर्ट दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है, ठीक है, वो कब पेश की गई थी, तो मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उस प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ये समिति कब बनाई गई थी, तो मैंने अभी आपको बताया 2 सितंबर 2023 को बनाई गई थी। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समिति के रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी कब दिया है, तो 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी गई है कि ये कानून बनेगा। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रस्ताव को मंजूरी पूछा जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब दिया है, तो 18 सितंबर 2024 को। ये डेट याद कैसे होगी, तो याद रखना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे होता है और 18 सितंबर को यह प्रस्ताव पेश किया गया। ये आपको याद करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये डेट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने कब दिया है, तो आपको याद रखना होगा 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद क्या हुआ है, तो यह प्रस्ताव जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट को सौंपा था। याद रखना, ये समिति जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 14 मार्च को सौंपी थी। 2 सितंबर 2023 को ये समिति बनाई गई थी और 18 सितंबर 2024 को ये समिति ने रिपोर्ट पेश कर दिया। तीनों डेट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रपति ने को ये रिपोर्ट सौंपी गई है और जो है कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। और जब इस बार शीतकालीन सत्र आएगा तो उसमें ये प्रस्ताव पेश होगा कानून बनाने के लिए। तो आगे से जब 2029 का चुनाव होगा तो उसमें जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की ही बात होगी, लेकिन 2 चरणों में चुनाव होगा। अब उसी को हमें यहाँ पे अच्छे से समझना होगा कि वो 2 चरणों में चुनाव कैसे होगा और कौन कौन चुनाव होंगे, कहाँ कहाँ संशोधन किया जाएगा, इन्हीं सब के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में जानना होगा, समझने की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रस्ताव के अनुसार
कौन सा प्रस्ताव? तो जो कैबिनेट ने मंजूर किया है और जिसे समिति ने प्रस्तावित पेश किया था। देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ भारत में 2 चरणों में चुनाव होंगे, ठीक है। पहले चरण में किसका चुनाव होगा? तो लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। तो पहले चरण में जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा और भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों ना हो, सबको मिला करके उनका एक साथ चुनाव करा लिया जाएगा। ये प्रथम चरण के अंतर्गत होगा। उसके बाद 100 दिन के बाद स्थानीय निकायों का चुनाव करा जाएगा द्वितीय चरण में। तो याद रखना, जो समिति ने रिपोर्ट दिया है, याद रखिएगा, वो केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए नहीं दिया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जब ये पहले चरण का चुनाव संपन्न हो जाए लोकसभा और विधानसभा का, तो 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत का, पूरे देश की पंचायतों का और पूरे देश की नगर पालिका का भी चुनाव एक साथ में ही कराया जाएगा। 100 दिन के अंदर जब प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा तब द्वितीय चरण का चुनाव कराया जाएगा। तो इस दोनों के लिए जो है समिति ने प्रस्ताव दिया है और इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो जब तक कैबिनेट मंजूरी नहीं देती है तब तक उस प्रस्ताव को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रस्ताव तो पास हो चुका है, अब उसे पेश करने की बारी शीतकालीन सत्र में हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहीं पे समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो जो समिति ने सिफारिश किया है उसको हमें समझना है। तो प्रथम चरण में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे और द्वितीय चरण में जो है 100 दिन के अंदर प्रथम चरण जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तब स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी साथ में करा लिए जाएंगे। अब एक साथ जब चुनाव हो जाएगा तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो मशीनरी है बार बार उनका उपयोग नहीं होगा। प्राइमरी टीचरों का या सरकारी जो टीचर हैं अलग अलग कॉलेजों के, अलग अलग विश्वविद्यालय के, अलग अलग जहाँ पे प्राइमरी के, उनको बार बार ड्यूटी में जाना नहीं पड़ेगा। तो इससे जो है हमारे देश का पैसा भी बचेगा। तो ये पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिव भी इफेक्ट हो सकता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में मेंस का जब चैप्टर आएगा वहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी चूंकि पीटी की पॉइंट व्यू से हमें यही सब देखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है समकालिक चुनाव के क्रियान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। तो 2 संसद में, याद रखिएगा, संसद में 2 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे संशोधन से। पहला प्रस्ताव क्या है? एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में पड़ती संशोधन किया जाएगा। तो 2 संशोधन किए जाएंगे। पहला याद रखिएगा, जो संशोधन होगा वो कैसा होगा? लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए। और जो दूसरा संशोधन होगा वो याद रखना केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव के लिए कराया जाएगा कि उनको भी हमें यहाँ पर बदलना होगा। अब आगे क्या होगा? सिफारिश में क्या कहा गया है? इस समिति ने जो सिफारिश दिया है उसमें यह कहा गया है कि साथ निर्वाचन से पहले चरण के अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद किसमें संशोधन किया जाएगा? 83 में। 83 में क्या कहा गया है? संसद के सदनों की अवधि। तो याद रखिएगा 83 में संशोधन किया जाएगा और संसद के सदनों की अवधि को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर 2029 में चुनाव होगा, ठीक है, अगर ये कानून पास हुआ 29 में चुनाव होगा तो 29 में अगर मान लीजिए कि संसद के सदन की अवधि कम है या ज़्यादा है तो घटा बढ़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ अनुच्छेद 172 में भी संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 172 में जो संशोधन होगा वो राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 83 द्वारा संसद और 172 द्वारा राज्य की विधानमंडलों का संशोधन किया जाएगा। किसमें? तो अवधि में संशोधन होगा। अवधि का मतलब क्या है? जैसे मान लो 2029 में चुनाव कराया गया लोकसभा और विधानसभा का, तो हो सकता है कि कुछ विधानसभाएं ऐसी हो राज्यों की जिनका कार्यकाल 30 में पूरा हो रहा हो, किसी का 31 में पूरा होगा तो किसी का 32 में पूरा होगा। तो इसका मतलब है उनके अवधि को घटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 29 में चुनाव होने वाला है और किसी राज्य की विधानसभा की अवधि 28 में पूरी हो रही है तो उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। किसी के 27 में पूरा होगा तो उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, अवधि को घटाया भी जा सकता है संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल 172 के द्वारा। तब जाकर के एक साथ चुनाव करा पाएंगे। इसके अलावा एक नया आर्टिकल जोड़ा भी जाएगा, अनुच्छेद 82 का। इसको अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना एक अलग से आर्टिकल जोड़ दिया जाएगा, आर्टिकल 82 का। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें कौन सा आर्टिकल नया जोड़ा जाएगा? तो 82 का ए जोड़ा जाएगा। और किस आर्टिकल में संशोधन होगा? तो याद रखना 83 में और 172 में संशोधन किया जाएगा। इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा समर्थन की
अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 368 में यह कहा गया है कि जो संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन दो तरह का होता है। उसमें यह बताया गया है, पहला होता है आपका कि जो है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो ये बात यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जो प्रथम चरण का चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, उसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, बस केवल संसद पास कर देगी, मान लिया जाएगा कि जो है संशोधन हो गया है। लेकिन जो आपका दूसरा चरण का चुनाव होगा, आप यहाँ साफ साफ देखो लिखा भी है कि दूसरे चरण में जो चुनाव हो गए, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर आयोजित करने हेतु एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, जो पंचायतों नगर पालिका के चुनाव होंगे उनके लिए जो है राज्यों की अनुमति आवश्यक है, लेकिन जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। संशोधन में इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसी चीज को आगे यहाँ समझाया भी गया है, लिखा है उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है, तो 2 शर्तें पूरी करनी होगी। 368 में साफ साफ कहा गया है क्या पूरा करना होगा। पहला लिखा है, प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। ये विशेष बहुमत हो गया। जबकि द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 जो है सदस्य संशोधन के पक्ष में करेंगे। ये जब दोनों हो जाता है तब विशेष संशोधन होता है। तो विशेष संशोधन के तहत विधानसभा और लोकसभा का संशोधन हो जाएगा, उसके लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। साफ साफ यहाँ लिखा भी है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक अधिनियम बन जाएगा और द्वितीय चरण के प्रस्ताव यानी स्थानीय निकायों के चुनाव केंद्र और राज्यों के चुनाव के 100 दिन के अंदर कराने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने से पूर्व आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो नगर पालिका के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव होंगे उसके लिए आधे राज्यों का समर्थन अनिवार्य है, लेकिन जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा उसके जो विधेयक होगा उसके लिए याद रखिएगा केवल संसद की विशेष बहुमत से पास किया जाएगा, आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये छोटी सी बारीक है, इस बारीक को हमें समझना जरूरी है, अंतर को समझना जरूरी है। ठीक है, दूसरी न्यूज है, CCEA ने यूरिया गोल्ड के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। तो यूरिया गोल्ड एक नया उर्वरक, उसको लॉन्च करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो CCEA के द्वारा दी गई है। तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति इसका नाम है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर कहते हैं इसको। ठीक है, इसने जो है यूरिया गोल्ड के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। यूरिया गोल्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना तय है, याद रखिएगा। यूरिया गोल्ड एक सल्फर लेपित यूरिया होती है। यूरिया पहले एक आती थी, उसमें नीम लेपित होती थी, उसमें नीम के पत्ती को पीस करके लेपा जाता था, उसको हम नीम कोटेड जो है यूरिया कहते थे। लेकिन एक यूरिया गोल्ड आया है और यूरिया गोल्ड में क्या होगा, सल्फर लेपित यूरिया होगा। यूरिया पे सल्फर को लेप उस पर चढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया गोल्ड का मतलब क्या है, तो आपको बताना होगा सल्फर लेपित यूरिया होगा। ठीक है, यह एक गैर जैविक धीमी गति से निकलने वाला उर्वरक होता है। सल्फर कोटिंग से नाइट्रोजन का कर्विक उत्सर्जन सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो याद रखना यूरिया के ऊपर जो है क्या लगा देंगे, उस पर हम सल्फर को कोटिंग किया जाएगा, उसको लेपित किया जाएगा। यही क्या है आपका यूरिया गोल्ड है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM प्रणाम कृषि प्रबंधन योजना के एक वैकल्पिक पोषण तत्वों को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है, जैविक उर्वरकों के जो है उपयोग को बढ़ावा देना है। जैविक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके लिए काम करना है, उसी का उत्पादन करने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना शुरू किया गया है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, यही आपको याद रखना है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात को भारत की पेट्रोलियम राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, भारत की जो है पेट्रोलियम राजधानी अगर पूछा जाए किस राज्य को घोषित किया गया है, तो गुजरात को घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ये गुजरात का मैप है, तो ये आपका यहाँ पे खंभात की खाड़ी है और आपका ये कच्छ की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर
जो है पेट्रोलियम से जुड़े हुए अन्य उर्वरक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए याद रखना, गुजरात को भारत की पेट्रोलियम राजधानी घोषित किया गया है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। गुजरात को भारत की पेट्रोल राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। इसका कारण यह है कि यहाँ जामनगर रिफाइनरी रिलायंस द्वारा शुरू की गई है। भरूच जिले के जो है दाहेज में ओएनजीसी पेट्रो जो है एडियंस लिमिटेड का अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का और तेल की रिफाइनरी की जाती है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जो है रिफाइनरी हैं, एक आपका ओएनजीसी का है और एक आपका है रिलायंस का जो जामनगर में है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे अत्यधिक उत्पादन हो रहा है पेट्रोलियम के अनुत्पादकों का, इसीलिए इसको भारत की पेट्रोलियम राजधानी घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में कुल प्रजनन दर जो है TFR में गिरावट हो, इसकी रिपोर्ट आई हुई है कि भारत की कुल प्रजनन दर में गिरावट तय की गई है। क्या है इसमें? लेसेट में प्रकाशित, लेसेट एक पत्रिका है, में प्रकाशित ग्लोबल वंडर ऑफ डिजीज जो है स्टडीज 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2050 और 2100 ईस्वी में जो है कितना हो जाएगा, 1.29 और 1.04 तक गिरने का अनुमान लगाया गया है कि 2050 में भारत की प्रजनन दर कितनी होगी, तो 1.29 होगी और आपका जो है 2100 में कितनी होगी, तो 1.04 होगी। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो है और किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये रिपोर्ट भी आपको याद रखना होगा और ये भी याद रखना भारत की कुल प्रजनन दर किसके लिए की गई है, तो 2050 और 2100 ईस्वी के लिए की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखा है TFR को एक महिला द्वारा उसके प्रजनन काल, तो महिला का जो प्रजनन काल होता है हमारे देश में वो याद रखिएगा कितना होता है, 15 से 49 वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, प्रजनन दर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर होता है। तो कुल प्रजनन दर क्या होता है, तो कुल प्रजनन दर का अर्थ होता है कि प्रति महिला 2 बच्चे को जनसंख्या के लिए प्रतिस्थापन दर माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कुल जनसंख्या के संदर्भ में सापेक्ष स्थिरता होती है। इसी को इसमें हम शामिल करते हैं। तो 2050 में और जो है 2100 में भारत की प्रजनन दर कितनी होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट में बताया गया है, तो हमें इसको याद करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @2047 जारी किया है। तो याद रखना नीति आयोग ने ये विजन जारी किया है, किसके लिए जारी किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अनुसार भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी लक्ष्य कितना रखा गया है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2025 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2047 में भारत के विकसित होने का भी लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। और 2047 में और कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, तो आप इस जो है लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से लक्ष्य 2047 में प्राप्त करने के रखे गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये विजन किसने पेश किया था, तो नीति आयोग ने किया है। विजन में क्या कहा गया है, तो लिखा है कि विजन दस्तावेज में 2047 तक 18,000 और $20,000 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ विकसित राष्ट्र बनने के लिए आवश्यक संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों की रूपरेखा दी जाएगी। ये विजन दस्तावेज में बताया गया है, 2047 तक बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि छठी अनुसूची में जो है भारत के 4 जनजातीय राज्यों को शामिल किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को इसी में शामिल होने के लिए एक और राज्य जो है आंदोलन कर रहा है, वो है आपका लद्दाख। लिखा है आपका, लद्दाख के लोग छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो लद्दाख के लोग ये विरोध कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य कौन हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो चारों राज्यों के नाम आपको याद रखने होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा राज्य शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है, लद्दाख कर रहा है, उसे भी जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, इसीलिए वहां पर डिमांड की जा रही है। छठी अनुसूची इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा।
आगे लिखा है संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। याद रखना जो 5वीं अनुसूची है उसमें भारत के सभी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, लेकिन छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, अब इसी में और एक राज्य शामिल होने की डिमांड कर रहा है, वो आपका लद्दाख है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि छठी अनुसूची चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, आगे लिखा है छठी अनुसूची के प्रावधान क्या कहते हैं। यह राज्यपाल को इन 4 राज्यों में स्वैत जिला परिषद और स्वैत क्षेत्रीय परिषद बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, क्योंकि इन राज्यों में जहां पर ये बनाए जाते हैं वहाँ पंचायत चुनाव नहीं होता है, तो छठी अनुसूची में प्रावधान है कि उन राज्यों के राज्यपाल क्या करते हैं, वहां पर एक स्वैत जिला परिषद बना देते हैं और स्वैत क्षेत्रीय परिषद बना देते हैं, और जिसके माध्यम से वहाँ के जनजातियों का प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, तो यह राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है। आगे लिखा है एडीसी की संरचना और एडीसी में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। इसमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं जबकि शेष निर्वाचित होते हैं। जो परिषद बनाई जाती है उसकी बात हो रही है। बोडोलैंड कहाँ पर है, आपका ये असम में है। तो बोडोलैंड जो है प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है जिसमें 46 सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो याद रखना छठी अनुसूची में इंपॉर्टेंट यही है, आपको अच्छे से याद रखना होगा कि इसमें जो है जनजातीय क्षेत्र जो घोषित करने की बात होती है तो उसमें 4 राज्य हैं और 5वां राज्य लद्दाख डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान क्या है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने। क्यों किया है, तो संपूर्णता अभियान उन क्षेत्रों में समग्र विकास लाने के लिए एक केंद्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। तो भारत के जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यह 4 जुलाई से लेकर 31 सितंबर 2024 तक 3 महीने का अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना अभियान कब से कब चलाया गया है, आपको ये भी याद रखना होगा, 3 महीने और कब से कब तक। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, 112 आकांक्षी जिले, तो भारत में 112 आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं और 500 आकांक्षी ब्लॉक घोषित किए गए हैं जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं में 6 चिन्हित संकेतकों में जो है संतृप्त प्राप्त करना है। तो 6 संकेतकों में याद रखना इस विकास को आगे बढ़ाना है और 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को इसमें नीति आयोग ने घोषित किया है जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, वहीं पर संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न सूचकों में सुधार करना है। तो जो सबसे ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर याद रखिएगा स्वास्थ्य कैसा है उसको ठीक करना है, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में क्या आ जाएगा, सड़क, वहाँ पर परिवहन व्यवस्था कैसी है, पेयजल की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर जो है कोई हॉस्पिटल है या नहीं है, ये सब की व्यवस्था करने के लिए नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चलाया। जो आकांक्षी जिले हैं 112 जिले हैं और 500 ब्लॉक हैं, वहीं पर ये चलाया जाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अगली न्यूज है भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दुगुनी होने की उम्मीद जताई गई है। किसके द्वारा, याद रखना UNFPA भारत प्रमुख इंडिया बोजनर के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दुगनी होने की उम्मीद जताई गई है। तो किसके द्वारा जताई गई है इसको याद रखना है, संस्था का नाम बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, अनुमान है कि 2050 तक भारत की 50% जनसंख्या शहरी हो जाएगी। ये भी बताया गया है कि अभी तक हमारे यहाँ 32%, 2011 जनगणना के अनुसार 32% लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन 50% लोग 2050 में रहेंगे, ये भी कहा गया क्योंकि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम हुआ है। क्या है, लिखा है पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी थी। नाम बदलने का निर्णय लिया गया है राष्ट्र को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने के लिए ये किया गया, क्योंकि ब्लेयर जो है पोर्ट ब्लेयर जो किसी अंग्रेज के नाम पे रखा गया था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, अब उसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम रख दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो है पोर्ट ब्लेयर किसके नाम पे रखा गया, तो लिखा है इनका नाम जो है 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसेना अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखा गया था, जिन्हें विशेष रूप से
चागोस द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह की पहचान के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने ही, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार और चागोस द्वीप की पहचान की थी। और चागोस द्वीप, याद रखिएगा, ये हिंद महासागर में है और याद रखना इस पर वर्तमान में इंग्लैंड का अधिकार है, चागोस पर, और इस पर मॉरिशस भी अपना अधिकार मानता है। तो चागोस द्वीप को लेकर के याद रखना ब्रिटेन और जो है मॉरिशस के बीच में विवाद भी है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये पूछा जा सकता है चागोस द्वीप कहाँ पर है, जो चर्चा में रहा है पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि नाम चेंज हुआ है क्योंकि उन्होंने ही इसकी पहचान की है। तो ये हिंद महासागर में है। आप इस लोकेशन को देख लीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा या कहाँ पर है और इस पर किन देशों का विवाद है, तो ब्रिटेन का और मॉरिशस का है। ठीक है, आगे लिखा है बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट थे और जो है 1795 में इंग्लैंड लौट गए थे। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ये भी छोटी सी न्यूज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक का अनावरण किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो नया झंडा है उसका और नया जो प्रतीक है क्या मतलब है, कैसे है, कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। लिखा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखना, कौन जारी किया था, तो राष्ट्रपति ने जारी किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो नया ध्वज बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का और नया प्रतीक भी बना दिया गया है, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। न्याय और लोकतंत्र के प्रतीक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की संकल्पना राष्ट्रीय फैशन जो है प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा की गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो नया ध्वज है और नया प्रतीक है उसको किसने डिजाइन किया है, तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने डिजाइन किया है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, जहां किसी का ध्यान नहीं जाता है जल्दी। आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट का जो नया ध्वज होगा, झंडा होगा, वो नीले रंग का है, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, और इसमें जो है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान अंकित है। तो याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज बना है, झंडा है, उसमें 3 चीजें शामिल है। क्या क्या? अशोक चक्र भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भवन भी शामिल है और भारत का संविधान भी शामिल है। तीनों चीज शामिल किया गया है किसमें? राष्ट्रीय ध्वज में, जो उसका बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। जो किस रंग का है? नीले रंग का है, आपको यहाँ पे साफ 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 दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। मैंने किसकी बात किया? ध्वज की बात किया। प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उस पर क्या लिखा है? यतो धर्मस्तो जय, देवनागरी लिपि में अंकित है। महाभारत में इसका कुल 11 बार उल्लेख भी किया गया है। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, याद रखिएगा। तो याद रखना जो प्रतीक चिन्ह है उस पर सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है और यही शब्द लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया था, जो भारत के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति कौन थे? जो है हरिलाल जे कानिया थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वाक्य बना के क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। 23वां विधि आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो विधि और न्याय मंत्रालय किसके द्वारा किया गया है? तो विधि और न्याय मंत्रालय ने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया है, गठन कर दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो 23वां विधि आयोग का उसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए, याद रखिएगा। 23वां विधि आयोग है, कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए बनाया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है आयोग में एक जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे इसमें। ठीक है, आगे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिए, अध्यक्ष और सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या अन्य श्रेणी के व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसा कि पिछले विधि आयोग के मामले में भी होता रहा है। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं अभी इनका नाम घोषित नहीं किया गया है, अभी केवल गठन किया गया है। जब नाम घोषित कर दिया जाएगा अध्यक्ष का और सदस्य का तो वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। अभी घोषित नहीं किया गया है कि किसके अध्यक्षता में 23वां विधि आयोग बनाया जाएगा। केवल अभी घोषित किया गया है कि 23वां विधि आयोग बनाया गया है, गठन हो चुका है, सदस्य की नियुक्ति अभी नहीं हो पाई है। जब हो जाएगा तो ये अलग क्वेश्चन बनेगा। आगे लिखा है भारत सरकार ने वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना महान्यायवादी थे श्री MC शीतल
वार्ड थे। ये जो है भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के। लेकिन पहला विधि आयोग कब बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है। तो पहला विधि आयोग 1835 में बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद 1955 में विधि आयोग बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 22वां जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। तो ये याद रखना है। और अभी करंट अफेयर में क्वेश्चन अगर पेपर से पहले अगर एक सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तो आपसे पूछा जाएगा, अगर नहीं होती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और जब सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी तो आपके लिए अलग करंट अफेयर का न्यूज बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सरकार ने बनाया होता तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो भारत में जितने भी किसान हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, विरोध होते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की शिकायतों और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। तो पूछा जाएगा कि समिति कौन बनाया है किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने। कितने इसमें सदस्य हैं? तो इसमें 5 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो लिखा भी है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है नवाब सिंह को उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस समय पूरे भारत में फैला हुआ है, पहले भी था, आज भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इस जो है एक समिति बनाया किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने। अध्यक्ष कौन है? नवाब सिंह। कहाँ के हैं? तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड जज हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही लगातार मैं करंट अफेयर की न्यूज लाता रहूंगा। तो पहले मैं व्याख्या के साथ लाऊंगा और फिर मैं इसको जो है MCQ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2 तरह का करंट अफेयर रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट करिएगा, उसका समाधान आपको जरूर किया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।